फिल्म की शुरुआत में हमें बाल्टी में पानी टप-टप करता भरता हुआ दिखाया जाता है। जब ये पानी पूरा भर जाता था, तब स्कूल में क्लास चेंज होती थी। तब अगले सीन में हमें अपनी हीरोइन दिखाई जाती है, जिसका नाम दानवी था, जो लेटी हुई होती है। दानवी अपनी मदर को कहती है, "अगर वो पास्ट में चली गई, मैं तो ये मैथ ही बंद करवा दूँगी", क्योंकि उसे मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर उसकी फ्रेंड कहती है, "तुम्हें पास होना पड़ेगा, वरना बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगी।" तभी दानवी की फ्रेंड के नाक से खून आने लग पड़ता है। उसने इतनी एग्ज़ाम की टेंशन ले ली थी, पर दानवी के साथ ये कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उसे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नेक्स्ट मॉर्निंग दानवी जैसे स्कूल जाने लगती है, उसकी माँ उसके लिए सामान लेके उसमें बैग में भरती जाती है। उसकी माँ को लगता है इसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो उसको खाने-पीने में कोई कमी ना रह जाए। पर ये सब देख के दानवी को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है उसकी मदर उससे कितनी एक्सपेक्टेशन रखती है। दानवी बस में पढ़ने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा था। जल्दी-जल्दी में बस से निकल जाती है और गलती से अपना अम्ब्रेला अंदर ही भूल जाती है, तो बारिश में भीगते हुए अंदर जाने लगती है। स्कूल के बाहर वो बहुत सारे बच्चों को देखती है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। तभी दानवी की हिम्मत ही नहीं होती अंदर जाने की, वो डर के मारे भागने लग पड़ती है। तभी दानवी की फ्रेंड उसे बहुत सारे मैसेज करती है, लेकिन वो किसी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करती है। वो मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान उसे एक बार गायब कर दे। तभी उसे ड्रम की आवाज़ सुनाई देती है। वो नज़दीक जाकर देखती है कि एक पानी के बने गड्ढे से ड्रम की आवाज़ आ रही है। पानी के अंदर उसे चौखन दिखाई देता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग प्रे कर रहे थे कि बस यहाँ पर बारिश हो जाए, क्योंकि वहाँ काफ़ी सालों से बारिश नहीं हुई थी। बारिश को बुलाने के लिए, देवता को खुश करने के लिए वो एक सेरेमनी कर रहे थे, क्योंकि वो उनका अंधविश्वास पर बहुत विश्वास था। पर उनका राजा वो अंधविश्वास को बिल्कुल भी नहीं मानता था। तभी दानवी गड्ढे में गिर जाती है। गड्ढे में गिरते हुए उसे एक बच्चा देख लेता है। अब दानवी बहुत पुराने समय पहुंच जाती है, जब बस सारे लोग प्रेयर कर रहे थे। सारे लोग उसकी ड्रेस को देख के दानवी सोचती है कि ये सब कोई ड्रामा की शूटिंग चल रही है। राजा उसको पूछते हैं कि तुम एक इंसान हो या फिर कोई भूत हो। वो बताती है, मैं हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। लेकिन पहले के टाइम में ये चीज़ नहीं हुआ करती थी, इसलिए राजा को लगता है ये एक न सच है। अब तो दानवी को एक आदमी के पास जाने के लिए बोलते हैं, जिसकी शक्ल हूबहू दानवी के टीचर से मिलती है। वो पूछती है, टीचर हम यहाँ कैसे आ गए? तभी वहाँ सारे सैनिक उस पर तलवार तान के खड़े हो जाते हैं। पहले तो दानवी को लगता है ये नकली है, जैसे वो हाथ लगाती है उसे पता चलता है ये तो असली की है। वो समझ आती है कोई शूटिंग नहीं चल रही है। वहाँ के सारे लोगों को यह लग रहा था कि दानवी को भगवान ने भेजा है बारिश लाने के लिए। तभी दानवी ने एक ड्रामे में बिल्कुल ऐसा ही देखा था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो एक्टिंग करने लग जाती है। वैसे ही सारे लोग उसके आगे झुक जाते हैं, तो वो मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। भागते-भागते वो एक कपड़ों के रूम में पहुँच जाती है। उसके बाद वो इन जैसे कपड़े पहन लेती है, वहाँ से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं, जिसको ऐसे करके बारिश बुलाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने स्टाफ को कहता है, मैथ से साइंस के फॉर्मूले यूज़ करके तुम बारिश लाने में कुछ हेल्प कर सकते हो। लेकिन वहाँ का मिनिस्टर इसके अगेंस्ट था। वो बोलता था कि मैथ को यूज़ करना हमारी हिस्ट्री के अगेंस्ट है। इसका मानना ये था कि राजा आपको संतान नहीं दे सक रहे हैं, और इसी वजह से पूर्वज आपसे नाराज है, इसलिए बारिश नहीं हो रही है। दूसरी तरफ हम रानी को देखते हैं, जो बहुत सारा खाना खा रही थी, लेकिन जैसे उसके डैड यानी कि मिनिस्टर आए, वो वैसे ही खाने को छुपा देती है। मिनिस्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें जल्दी संतान देनी होगी, इसलिए आप जाकर राजा से बात करिए। ऐसा करने से मिनिस्टर के हाथों में और भी पावर आ सकती है। दूसरी तरफ दानवी जैसे अपना मोबाइल लेने के लिए वहाँ जाती है, तो वहाँ कोई पहले ही खड़ा होता है। राजा ने अपने स्कॉलर को पाइथागोरस सॉल्व करने के लिए बोला था। वो लोग काफ़ी दिनों से इसको सॉल्व करने के लिए लगे हुए थे, लेकिन उन लोगों में से हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उस टाइम पर मैथ इतना डेवलप नहीं हुआ था। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड पहुँचता है, जिसने दानवी को पकड़ लिया था। नवी को पता चलता है जोश में 3 सालों से बारिश नहीं हुई है। तभी उसे पता चलता है कि वो टाइम ट्रैवल करके यहाँ फंस गई है, और अब वापस तभी जा सकती है जब बारिश होगी, जिससे वो खड्डे में फिर से गिरेगी और वहाँ बाहर निकल जाएगी। राजा को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि तानवी भगवान के बुलाने पर यहाँ आई है। तानवी के कपड़े देख के उसको लगता है वह किसी और ही दुनिया से आई है। राजा तानवी का फ़ोन देखता है, उसमें बारिश का वॉलपेपर लगा हुआ था। वो पूछता है, इसके अंदर बारिश हो रही है क्या? दानवी उसको काफ़ी समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो फ्यूचर से आई है, लेकिन राजा को तो भी अभी भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी फ़ोन में एक फ़ोटो क्लिक हो जाती है, जिस वजह से राजा डर जा रहे थे।
इसीलिए वो अपने बॉडीगार्ड से दानवी का हाथ काटने के लिए बोल देते हैं। अब डर के मारे दानवी बताने लगती है कि उसको बहुत सारी नॉलेज है। वो बताती है कि मुझे हिस्ट्री आती है, मुझे मैथ आता है, मुझे बहुत कुछ आता है। उसकी बातों पे उस राजा को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। फिर दानवी तो चिल्लाने ही लग पड़ती है कि मैं एक मैथमेटिशियन हूँ। अब राजा दानवी को एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। पहले के टाइम में इसके पास खुद कोई अल्फ़ाबेट नहीं थे और वो सारा कुछ चाइनीज़ लेटर में लिखा हुआ था। तभी दानवी इस कलेक्शन को तो नहीं समझ पाती, लेकिन फिगर को देख के समझ गई थी कि ये पाइथागोरस है और दानवी की बड़ी ही आसानी से उसे सोल्व कर लेती है। ये देख के राजा तो हक्का बक्का ही रह जाता है, उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और ये बताते हैं कि हम तो 3 दिन से सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, हमसे तो हुआ नहीं, लेकिन उसने कुछ ही मिनटों में कर दिया। अब राजा डिसाइड करते हैं कि वो दानवी से ही मैथ सीखेंगे, उसके बदले में वह उसे सोने की मोहर भी देते हैं। वो बताते हैं कि जब बारिश होगी तुम उसी के बाद यहाँ से जा सकती हो, पहले मेरे को मैथ अच्छे से सिखाओ, अगर तुम मेरे को मैथ अच्छे से नहीं सिखा पाई तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अब दानवी को रहने के लिए चेजी के घर भेजा जाता है, जिसमें रेंट के तौर पर एक सोने की मोहर रख लेता है। वो उसे पानी पीने के लिए एक छोटा सा बर्तन देता है। उसने ऐसा बर्तन केवल हिस्ट्री की बुक में देखा था, जिसे बारिश को नापने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन चेजी कहता है ये पानी पीने के लिए ही है। कोई तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो उसको दीदी कहता है। वो बाजू वाले रूम में ही रहता था। अगले दिन जब सुबह महल में जाती है तो उसको पता चलता है कि वहाँ के सारे लोग उसको एक लड़का समझ रहे थे। अब राजा दानवी को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उनको दानवी से पढ़ना था। राजा को पता चलता है कि सारे देश में अलग अलग करेक्टर्स होते हैं, सारे ही अपने देश वाले अपने खुद के अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, लेकिन उनके देश में अभी तक कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा ही नहीं गया था और वो लोग लिखने के लिए चाइनीज़ यूज़ करते थे। दानवी सबसे पहले कहती है, जैसे कहती है मैं आपको पढ़ाकर टेस्ट लूँगी, अगर आप टेस्ट में फेल हो गए तो आपको फिगर फ्लिप मिलेगा, क्योंकि राजा को सबसे बड़ा पनिशमेंट नहीं दे सकती थी। राजा ये नोटिस करते हैं कि दानवी उनसे बिल्कुल भी सही से डर नहीं रही है और उनकी आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रही है। वो राजा को पढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रही थी कि वो हर वक्त यही विश कर रहा थी कि हे भगवान बारिश कर दो जल्दी से। उसको उसको बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इसी वजह से अपने बैग से खाने का सामान निकालने के लिए जाती है, लेकिन उसका बैग तो अंदर से खाली होता है। तो राजा ने उसके बैग में से निकाल लिया था सारा सामान। राजा को लगता है कि वो कोई बम है, इसलिए उसे दूर फेंक देते हैं और राजा को जब भी मौका मिला था वो दानवी के सामान पर एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे और वे ज़रूर से ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ रहे थे। अगले दिन दानवी राजा का टेस्ट लेती है और वे जैसे ही गलत बोलते हैं तो वह वैसे ही उसकी एक लगा देती है और ऐसा करते ही उसके सर पर तलवार तान दी जाती है। राजा को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने गुस्सा को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी। अब वो दोबारा से गलत सुनाते हैं और दानवी उन्हें दोबारा मारती है। अब जब तीसरी बार दानवी उनके क्वेश्चन पूछती है तो वो दोबारा से गलत सुना देते हैं। अब राजा को गुस्सा आ जाता है, वो दानवी के हाथ काटने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर रानी आ जाती है जिसकी शक्ल हूबहू दानवी की फ्रेंड से मिलती थी। रानी फिर दानवी को देखकर कहती, मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा, तुम शायद यहाँ नहीं आई हो। फिर हम देखते हैं कि राजा दानवी को चिढ़ा चिढ़ा कर खाना खा रहा था, इसलिए वो अपने बैग से नूडल का पैकेट निकालती है और राजा को दिखा दिखा कर खाती है। राजा को भी थोड़ा खाने को देती है। अब उस राजा को उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, उसके बावजूद जाकर पेट खराब हो जाता है। इस पर वो सोचते हैं कि दानवी उनकी दुश्मन है और उसने जानबूझकर मेरे को इतना खाना खिलाया है ताकि उसकी तबीयत खराब हो जाए। लेकिन दानवी राजा को इस बात पर एक साइंटिफिक जवाब देती है। वो कहती है हमारे शरीर में हिस्से यहाँ यहाँ होते हैं, हमारा हार्ट यहाँ होता है, हमारा स्टमक यहाँ होता है, लेकिन राजा को अभी भी उसकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं होता है। तो दानवी बताती है कि जो धड़क रहा है उसको हम दिल बोलते हैं। तो राजा कहते हैं मुझे तो कोई धड़कन की आवाज़ नहीं आ रही। दानवी कहती है जब आप किसी को पसंद करोगे, आप किसी को प्यार करोगे, तो आपको ये धड़कन की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई देगी। दानवी की बकलोलियाँ सुन के राजा को तो लगता है अरे दानवी को तो साइंस के बारे में बहुत कुछ जानती है, इसलिए वो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद सारे लोगों को बॉडी के पार्ट के बारे में बताती है जो उनमें से किसी को भी नहीं पता होता। अगले सीन में हम देखते हैं राजा साथ में सेल्फी खींचने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो राजा डर ही जाता है, लेकिन बाद में वो भी फोटोज क्लिक करवाते हैं और दूर से ये सब रानी देख रही थी। राजा को बहुत सारी प्रॉब्लम दानवी की वजह से ही सॉल्व हो रही थी, इसलिए वह इस बात से बहुत खुश थे।
और बहुत सारे लोगों को एक एक ऑरेंज गिफ्ट करते थे। दानवी को भी एक ऑरेंज दिया जाता है, जो कि एकदम से खाकर फेंक देती है। राजा कहती है कि तुमने इसको इतनी जल्दी क्यों खा के फेंक दिया, इसको तो 4 दिन तक खाना होता है, तुम्हें आइडिया भी है कि ये कितना मुश्किल से मिलता है। अब दानवी को एहसास हो गया था कि उस टाइम में एक ऑरेंज की कीमत कितनी ज़्यादा थी। दानवी ने राजा को क्वेश्चन दिया था, राजा उसे प्रूफ करने के लिए बोलते हैं, लेकिन दानवी को तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ही बिल्कुल पसंद नहीं थे। अब दानवी उसे करने से इनकार कर देती है, जिस पर पनिशमेंट के तौर पर राजा उसे सोकर खेलने के लिए बोलते हैं, जो चाहकर राजा उसे बार बार बॉल उठाने के लिए बोलते हैं। ऐसा करने से दानवी बहुत थक जाती है और राजा से कहती है, रात को भी कोई भला सोकर खेलता है क्या। राजा दानवी से कहते हैं कि कोई भी राजा ऐसे अपनी मर्जी से किसी के सामने नहीं खेल सकता, और उन्हें भागते हुए भी बहुत टाइम हो गया था। यह सुनते ही दानवी उनको भगाना चालू कर देती है। फिर वो दानवी से कहते हैं, जैसा तुम बोल रही थी, आज मैं बहुत दिनों के बाद भागा हूँ, इसलिए मुझे मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। राजा इसके बाद बीच बदल के घूमने के लिए जाने वाले थे, इसलिए वो दानवी के साथ चलने को बोलते हैं। अब राजा भेस बदल रहे थे और दानवी उनका वेट कर रही थी, जहाँ पर वो उसी ऑरेंज पर एक फेस बना रही थी। तभी वेट करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है और दानवी की नींद लग जाती है। तभी जैसी आकर कहता है, तुम्हें अंदर जाना चाहिए, बाहर बहुत ठंड है। अगले सीन में हम देखते हैं मिनिस्टर राजा के खाने में एक ऐसी चीज़ मिला देता है जिसकी वजह से रानी की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाए, और रानी को भी इसके बारे में बताकर राजा के पास भेज देता है। लेकिन राजा ने उस खाने को तो दानवी को खिला दिया था। उसके बाद राजा सबको बताते हैं कि एक राजा हूँ, मुझे कल बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता। अब जैसे ही सेनापति रानी के आने का अनाउंसमेंट करते हैं तो राजा दानवी को वहाँ पर छुपा देते हैं। रानी को लगता है उस दवाई का असर राजा पे हो गया है, लेकिन वो असल में दानवी पर हो गया था। रानी राजा से कहती है कि मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ। तो राजा बोलते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, तो अकेला फील तुम कैसे कर रही हो। तभी वहाँ पर दानवी का ऑरेंज आ जाता है, वो दानवी भी आ जाती है। उसकी हालांकि काफ़ी हालत ख़राब लग रही थी, वो सीधा आकर राजा के ऊपर गिरती है। यह सब देख के तो रानी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि दानवी की वजह से ही उनका सारा प्लान ही चौपट हो गया था। रानी तो वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन दानवी उस पर दवाई का कुछ ज़्यादा ही असर हो गया था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, राजा उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर खड़ी रानी ये सब कुछ सुन रही थी। तभी दानवी राजा से कहती है कि वो आपको लाइक करने लग गई है, लेकिन जब बारिश हो जाएगी तो उसको वापस जाना पड़ेगा। राजा भी दानवी की तरफ अट्रैक्ट होने लग गया था, लेकिन तभी उसको याद आता है कि वे एक लड़का है, इसलिए वो आप अपने आप को रोक लेते हैं। दानवी को जब होश आता है, वो राजा उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। रास्ते में दानवी को उनको बताती है कि देश के डेवलपमेंट के लिए उसको मैथ और साइंस सीखना होगा, जिसमें दानवी उनकी मदद करेगी। उसके बाद वो दानवी को उनका फ्रेंड बनने के लिए बोलते हैं। दानवी भी मान जाती है और राजा वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर वही छोटा सा बच्चा आ जाता है, जो दानवी को दीदी कह के बुलाता था। पता चलता है कि दानवी और राजा के ऊपर नज़र रखी जा रही थी। मिनिस्टर को जब इस बात का पता चलता है कि दानवी की वजह से उसका सारा प्लान चौपट हो गया और वो राजा के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रही है, तो वो जानबूझकर दानवी पर आरोप लगाने देते हैं। उसकी हरकत की वजह से आज राजा और रानी दोनों में डिस्टेंस हो गया है। दानवी को बचाने के लिए जेज एक राजा को इंस्ट्रूमेंट दिखाता है, जो दानवी ने एक बर्तन के तौर पर दिया था, लेकिन दानवी की हेल्प से उसे इस इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाई कर दिया गया है, जिससे अब बारिश को मैनेज किया जा सकता है। राजा भी ये देखकर खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उसको हमें अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इस पर मिनिस्टर कहता है उसको दानवी का टेस्ट लेना चाहिए, और साथ ही में उसको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए जिससे हम टाइम को देखा जा सकता है। तब जाकर हम लोग कुछ मानेंगे। अब राजा को समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम टाइम में दानवी ये सारा काम कैसे करेगी। इस पर मिनिस्टर कहता है कि अगर उसने ये सारा काम नहीं किया तो वो हमारे लिए कोई किसी काम की नहीं है। ये सब कुछ दानवी पीछे से सुन रही थी। तभी एक आदमी दानवी को बताता है, अगर तुमने ये सारा काम नहीं किया
तो ये लोग तुम्हें मार भी सकते हैं। अब दानवी चेरी से हेल्प मांगती है। चेरी कहता है मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा था तुम्हारी मदद करके मुझे राजा का फेवर मिलेगा। फिर भी दानवी उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है और चेज इस बात को मान जाता है। अब दानवी अपनी सारी बुक्स को निकाल कर पढ़ने की कोशिश करती ही है। तब उसकी नींद आ जाती है तो वो वहीं पर सो जाती है। तभी राजा वहाँ पर आता है। वो सर्दी की वजह से उसको कवर करते हैं। जब दानवी की आंख खुलती है राजा वहाँ से जा चुके थे, लेकिन राजा ने वहाँ पर वही फेस बनाया था जो दानवी ने उस ऑरेंज पे बनाया था, जो उस टाइम पर राजा के पास ही था। दानवी इतना ज़्यादा पढ़ती है कि उसको नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये छोटा सा बच्चा दानवी की जैकेट पर सोया गया था। तभी चचक को नज़र उस जैकेट पे पड़ती है। इस तरह दानवी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही थी और राजा सोकर खेल रहा था क्योंकि उसको काफ़ी टेंशन हो रहा था, क्योंकि दानवी के पास उस रात रात तक का इतना भी टाइम नहीं था। अगर रात भर में उसने सारा काम ख़त्म नहीं किया तो सुबह उसको मार दिया जाएगा। पता चलता है कि राजा दानवी को बहुत पसंद करते हैं और वो दानवी के साथ जाने के लिए बाहर भी आए थे, लेकिन जब उन्होंने उसको चेजी के साथ जाते हुए देखा तब उन्होंने उसको रोका नहीं। अब सुबह हो जाती है और दानवी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती है। तभी अचानक वहाँ बारिश होने लग पड़ती है और राजा को याद आता है कि दानवी ने उससे कहा था कि जब बारिश होगी तब वो वापस चली जाएगी। तभी दानवी वहाँ पर पानी के गड्ढे में फंस जाती है। जैसे वो उस गड्ढे में पैर डालती है तो उसी वक्त टाइम ट्रैवल पोर्टल मिलता है। दूसरी तरफ से राजा काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ दानवी के पास आता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसको दानवी कहीं भी नहीं मिलती। उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। पता चलता है कि दानवी तो अभी तक वहां से गई ही नहीं थी, क्योंकि वो इस इंस्ट्रूमेंट को बना रही थी जिससे टाइम को देखा जा सकता था। वो बताती है कि उसने ये क्लास में रखे हुए बकेट से इंस्पिरेशन लिया है, क्योंकि वो बकेट भी धीरे धीरे ही करके भरती थी और जैसे ही वो बकेट पूरी तरह से भर जाती थी तभी उसकी बेल बजती थी। दानवी बताती है उसने कभी भी इतनी मेहनत की ही नहीं जितनी अब कर रही है। वो बोलती है मैं अब इस बात पर प्रूफ कर दिया है कि मैं यूज़लेस नहीं हूँ, मैं भी एक मैथमेटिशियन हूँ। वो इतना बोलकर वो रोने लग जाती है। तभी राजा उसको अपने दिल की धड़कन सुनाते हुए कहता है कि दानवी को हक कर लेता है। दानवी देखती है कि बारिश बंद होने वाली है और टाइम ट्रैवलिंग वाला पोर्ट भी बंद हो रहा है, लेकिन दानवी ये सब होने देती है। राजा उससे कहते हैं कि तुमने मुझे कहा था जब भी बारिश आएगी तो तुम यहाँ से चले जाओगी, इसलिए तुम जा सकते हो। दानवी कहती है मैं भागना नहीं चाहती, मैं यहाँ पर भी भाग कर ही आई हूँ, इसलिए मैं दोबारा से भागना नहीं चाहती। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जैसिक ने दानवी के जैकेट को देख के पता लगा लिया था कि वो फ्यूचर से आई है और उसने ये सारी बात मिनिस्टर को भी बता दी थी। अब मिनिस्टर को दानवी खतरा लग रही थी, इसलिए वो जज को कहता है कि तुम दानवी को मार दो और बदले में मैं तुम्हें महल में एक बहुत बड़ा पोजीशन दिलवा दूंगा। और अब राजा ने उसको जज के साथ ही भेज दिया था। सारी बातें मिनिस्टर रानी को बता देता है। मिनिस्टर को यह बात भी पता चल गई थी कि दानवी एक लड़की है। दूसरी तरफ दानवी काफ़ी दूर आ गई थी और पानी पीने लग गई थी। तब भी उसको ऊपर एक तलवार तान देता है। रानी चुपके से राजा के कमरे में जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि राजा ने एक ऑरेंज को बहुत ही संभाल कर रखा है, जो कि उसने पहले भी दानवी के पास देखा था। अब रानी को समझ आने लगा था कि राजा दानवी से प्यार करने लग गया है। तभी दानवी पर तलवार ताने हुए आदमी उसको पानी पीने से मना करता है, क्योंकि ऐसा पानी में कुछ भी हो सकता है। तभी अचानक से दानवी का पैर स्लिप होता है। तभी वो उसे पकड़ लेता है और उसको ऐसा फील होता है कि दानवी एक लड़की है। जज उसको बताता है कि मुझे ये बात पहले से ही पता चल गई थी जब मेरा छोटा भाई तुम्हें दीदी कहने आया था। तभी मिनिस्टर राजा को बताता है कि हमारे लिए खतरा है, इसलिए मैं उसको मारने के लिए भेजा है। ये सुनते ही राजा दानवी को बचाने के लिए निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे रानी भी भागने लग जाती है। इस तरह बहुत सारे लोग दानवी और चेजी के पीछे पड़ चुके थे, इसलिए अब दानवी को अपने घोड़े पर बिठाकर भगा लेता है। राजा ने चेसी को दानवी को वहां से लेके जाने के लिए बोला था। वो उनको वहीं पर जाने के लिए बोलता है। वो बताता है कि तुम्हें टाइम के पीछे भागना है, इसके पास कोई भी हथियार नहीं है,
इसलिए दानवी उसको अपना कटर देती है। दूसरी तरफ राजा भी भागते हुए वहीं पर जहाँ पहुँचता है और इस तरह से रानी उनके पीछे-पीछे भाग रही थी। उम, तब सारे लोग लड़ाई करने लग पड़ते हैं और मानवी को बताया गया था कि तुम्हें टाइम के पीछे भागना है और यहाँ पर तो सूरज को ही देख के टाइम का पता लगाया जाता था। यानी कि दोस्तों, राजा का मतलब था कि उसको सूरज के पीछे जाना है। जब रानी जैसी को देखती है जिसको बहुत चोट लगी थी, तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। तभी रानी के पैर में बहुत चोट लग जाती है, इसलिए वो उसको उठाकर वहाँ से ले जाती है। तभी तानवी सूरज का पीछा करते करते एक जगह पहुंच जाती है। तभी वहां पर राजा आ जाता है और सीधे आकर तानवी को किस करने लग जाता है। इस तरह ये रानी को भी अपने घर ले जाता है, जहां पर वो लड़की से बनी हुई चिड़िया को देखती है। फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाते हैं कि रानी ने चाची को वो चिड़िया बनाकर दी थी, जिसी को बहुत चोट लग गई थी, इसलिए वो खुद की पट्टी कर रहा था। अब रानी आकर उसको पट्टी करने लग के हेल्प करती है। दूसरी तरफ राजा को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि तानवी फ्यूचर से आई है। तभी तानवी उसको अपने फ़ोन में आसमान में दिखाती है। राजा को तो इस बात पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं होता कि पूरे का पूरा आसमान उसके फ़ोन में कैसे फिट हो गया। तभी फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। राजा कहते हैं कि इससे तो अच्छी वो चीज़ होती है जो परमानेंट होती है। राजा तानवी के हाथ में लव लिखते हैं और तानवी कहती है मैं भी। वो सोचती है राजा को तो इसका मतलब ही नहीं पता होगा। नेक्स्ट सीन में हमें रानी चेज़ी के साथ दिखाई जाती है। चेज़ी को म्यूज़िक का बहुत शौक था, जिस पर रानी उसे कहती है कि तुम म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जा सकते हो, मैं अपने डैड से बात करूँगी, मैं वहाँ तुम्हें भेज दूँगी। ये तो सुनते ही जैसिक अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देता है। तभी तानवी राजा को चॉकलेट पर लिखे हुए लव का मतलब समझाती है, जिस पर राजा को पता चलता है अंग्रेज़ों के पास उनके खुद के अल्फ़ाबेट हैं। राजा को अपना देश काफ़ी पीछे लगता है, क्योंकि उनके पास अपने खुद का कोई अल्फ़ाबेट था ही नहीं। वो लोग तो अभी तक चाइनीज़ यूज़ करते थे, जो बहुत ही मुश्किल है और इसी वजह से उनके देश में बहुत ही कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। तभी राजा डिसाइड करते हैं वो अपने देश के खुद अल्फ़ाबेट बनाएंगे। तभी तानवी को याद आता है जिन अल्फ़ाबेट की बात राजा कर रहे हैं, उन्हीं अल्फ़ाबेटों को तो हम बुक में पढ़ती है। तभी तानवी एक नोट निकालती है जिसमें उसी राजा की फ़ोटो थी जिसने इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था, और उस पर नोट पर ये भी राजा बने हुए थे। दानवी बोलती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप उस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करेंगे। राजा कहते हैं कि मैं उस नई लैंग्वेज में सबसे पहले तुम्हारा नाम लिखूंगा। जब तानवी उनको चॉकलेट देती है तो राजा को बहुत पसंद आती है। तो तानवी से पूछते हैं आखिरकार तुम्हारे बैग के अंदर में इतना सारा सामान कैसे निकलता है। तब तानवी को याद आता है कि उसकी मोम ही बैग में सारा सामान रखा करती थी। ये बात सोच के तानवी बहुत सैड हो जाती है। उसको लगता है कि उसकी मोम उसका वेट कर रही है। तभी तानवी पानी पी रही होती है तो उसे पानी में कुछ नज़र आता है। तभी उसे जेजेक की बात याद आती है, जिसने कहा था कि पानी में काई इकट्ठा हो जाती है, जिससे तानवी को अपने टाइमर ट्रैवल की को सही करने का आइडिया मिलता है, जो राजा को बताती है कि इससे जिस टाइमर को बनाया था उसके अंदर काई जमा हो गई थी और इसी वजह से पानी ठीक से फ्लो नहीं कर रहा था। मिनिस्टर ने जो उसको मशीन बनाने के लिए बोला था वो दानवी ने बना दी थी, इसलिए राजा दानवी पर लगे हुए सारे चार्जेस को हटा देता है और साथ ही में चेजी को 4th रैंक दी जाती है। तभी मिनिस्टर राजा से कहते हैं कि हमें दानवी को भी महल में रैंक 3 देनी चाहिए। इस तरह ये सारा कुछ दानवी भी सुन रही होती है, लेकिन राजा उसे वहाँ से आके ले जाता है। अगले सीन में राजा अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा होता है, लेकिन इस बार दानवी गलत हो जाती है, लेकिन राजा उसको कुछ नहीं कहता बल्कि उसके हेड पे किस कर देता है। उसके बाद दानवी राजा को सोलर सिस्टम के बारे में बताती है, लेकिन राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो अपने रबड़ बैंड को निकाल कर उसे समझाने की कोशिश करती है। कुछ देर के बाद दानवी जब घर पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ रानी बैठी हुई है, बहुत सारा खाना खा रही है, लेकिन रानी उसको चुप रहने के लिए बोलती है। दानवी उसको अपने नूडल्स खिलाती है जो रानी को बहुत पसंद आ जाते हैं। दानवी उसको कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी फ्रेंड की तरह दिखती हो। रानी कहती है कि मुझे भी तुम अजनबी नहीं लगती हो। रानी उसको कहती है कि तुम तो फ्यूचर से आई हो ना, इसलिए तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे इसको
आसमान की कलर जैसा करना है, लेकिन मेरे पास वैसा कलर नहीं है। तो दानवी अपने ब्लेड निकाल कर उस पेपर को काट देती है, जिसके बाद उस पेपर को आसमानी कलर कर देती है। इसके बाद तो रानी को दानवी बहुत पसंद आने लग पड़ती है, पर उसके फादर को ये बात पसंद नहीं होती। वो उसको दूर रहने के लिए कहता है, पर राजा की मदर के पास जाती है, उन्हें सारी बात बताती है। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब दानवी को महल में ही रखेंगे। अब दानवी को अच्छे खासा तैयार किया जाता है। ये सब देखते हुए दानवी को समझ नहीं आता उसे महल में कौन सी पोजीशन मिली है। तो उसे पता चलता है कि उसे कोकवान बनाया जा रहा है। वो वहाँ से भाग जाती है, राजा उसे पकड़ लेते हैं, वो उसको महल में ले जाते हैं। वहाँ दानवी बोलती है, मुझे मजबूरी में लड़का बनना पड़ रहा था। राजा उसको कहता है कि मेरे को तो पहले से ही पता था। राजा ने उस छोटे से बच्चे को दानवी को दीदी बुलाते हुए भी सुन लिया था। उन्होंने दानवी की सच्चाई इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वह दानवी को अपने पास रखना चाहते थे। फिर रात में राजा दानवी को हमेशा के लिए उसके पास ही रखने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम बारिश होने के बाद भी यहाँ से मत जाना। लेकिन दानवी ये सुनकर सैड हो गई थी। तभी राजा उसके पास आकर वहीं पे सो जाते हैं। अगले सीन में चैची को पता चलता है दानवी अपने देश का कैलेंडर बना के आने का सोच रही है। चैची उसको कहता है तुम्हें एक अच्छी पोजीशन यहाँ मिल जाएगी, लेकिन वो तो कुछ और ही सोच रही होती है। दानवी सोच रही होती है राजा ने अगर उसके चक्कर में कोरिया के अल्फ़ाबेट नहीं बनाए तो फिर क्या होगा, लेकिन उसको ये सारी बातें मजाक लग रही थी। दानवी कहती है कि तुम कुछ भी नहीं समझोगी, ये सारा कुछ फ्यूचर में होने वाला है। राजा दानवी को एक हेयर क्लिप देने वाला थे और वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि वो यह दानवी को कैसे देंगे, और ये सारी चीज़ें दानवी बाहर से सुन रही थी। तब रानी उनके पास आती है, वो उसको राजा की मम्मी के पास ले जाती है। जब वो राजा की मम्मी की शक्ल देखती है उसे पता चलता है उसकी शक्ल तो बिल्कुल दानवी की असली मोम से है मिलती है, और उन्हें देखकर दानवी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। राजा की मोम को समझ नहीं आता कि आखिरकार वो रो क्यों रही है। अगले सीन में राजा नोटिस करते हैं कि दानवी ने अपने स्कूल जाने वाली ड्रेस पहनी है। वो दानवी से पूछती है कि तुम तो पहले वाली ड्रेस में अच्छी लग रही थी। तभी वो देखती है कि दानवी काफ़ी सैड लग रही है, इसलिए वो उसको एक जगह पर लेके जाते हैं, जहाँ आकर पता चलता है कि राजा ने अपनी कंट्री का सारा कोरियन अल्फ़ाबेट बना लिया था, ताकि उनके देश के लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत ना हो। राजा दानवी के सर पर वो हेयर क्लिप लगा देते हैं, कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। लेकिन दानवी कहती है कि मुझे दोबारा से फ्यूचर में जाना है, क्योंकि मेरी मोम वहाँ पर मेरा वेट कर रही है। और वो कहता है कि मोम को मिलकर वापस वापस आ जाना। तो दानवी कहती है कब तक ऐसे ही भागती रहूंगी। तभी दानवी से वो पूछता है कि तुम्हारे लिए क्या हूँ। तो दानवी कहती है कि आप मेरे लिए एक सपना हो। दानवी वो क्लिप निकाल कर राजा को दे देती है, जिस पर राजा कहते हैं कि तुम यही पर रहो ना, और यह मेरा ऑर्डर है। फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ तुम यही रहो। तभी दानवी अकेली होती है। अचानक दानवी पे कोई अटैक कर देता है। कोई उसे तलवार के स्टैम्प से सिर पे मार के बेहोश कर देता है, और सारा कुछ उस टाइम मिनिस्टर ने करवाया था। लेकिन रानी को जब ये बात का मालूम पड़ता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो दानवी को अपने फ्रेंड मानने लगी थी। दानवी जिस जगह पे थी वहाँ पर लोग आग जलाया जलाया करते थे, ताकि राजा नई लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस ना कर पाए। उसी वक्त हम देखते हैं कि दानवी के हाथ में वही क्लिप थी। जब सारा कुछ रानी जाकर राजा को बता देती है, वो जैसे ही उन उस जगह पर पहुंचते हैं तो कोई भी उनको अंदर जाने नहीं देता, इसलिए वो पिछले वाले रास्ते से अंदर जाते हैं। अंदर जान के वो दानवी को बचा लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि अगर दानवी उनके साथ रहेगी तो हर वक्त खतरे में घिरी रहेगी। वो सारी मेहनत उनकी बर्बाद हो चुकी थी। राजा का मिनिस्टर कहता है कि मैंने यह सब कुछ कैसे होने दिया, आपको मुझे सज़ा देनी चाहिए। राजा कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सज़ा तो देनी चाहिए। वो एकदम से मिनिस्टर का हाथ पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं कि उसके हाथ पर बारूद लगा हुआ था। तभी दानवी भी वहाँ पर आ जाती है, उनके हाथ में एक मोटी सी बुक थी। तभी दानवी मिनिस्टर की बात सुन लेती है और वो समझ आती है यह कौन है। मिनिस्टर वहाँ बताता है मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन अगर अल्फ़ाबेट पब्लिश हो गए तो सब पढ़ लिख जाएंगे और सारे ही लोगों में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो करने लग जाएंगे। किसी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मिनिस्टर जैसे लोग यूज़लेस हो जाएंगे। लेकिन राजा कहते हैं कि मैं इन चीज़ों को अपने देश के लिए लाऊंगा और सब लोगों को पढ़ाऊंगा।
इसके बाद सारे लोग राजा से माफ़ी मांगने लग पड़ते हैं। अब दानवी वहाँ से निकलने का टाइम आ जाता है। दानवी राजा को अपनी बुक देती है जिसके ऊपर सारे अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे। तभी राजा के देख के शौक हो जाता है क्योंकि उनके लिखे हुए अल्फ़ाबेट तो जल गए थे। उनको समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब कुछ दानवी के पास कैसे आ गया। तभी दानवी बताती है कि आपके इस सपने की वजह से ही सारे लोग पढ़ लिख पा रहे हैं और फ्यूचर में ये सारे बच्चों की बुक में फ़ोटो पाई जाएगी। अब राजा को यकीन हो जाता है कि दानवी भी फ्यूचर से आई है। राजा कहते हैं कि मेरा ये सपना है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन दानवी यह सब नहीं कर सकती। तभी दानवी की नज़र उसी चीज़ पे पड़ती है जो बिल्कुल उसकी टीचर की तरह होती है। वो नोटिस करती है कि वो लंगड़ा के चल रहा है और दानवी की टीचर भी बिल्कुल ऐसे चलती थी। अगले सीन में दानवी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मुझे मेरे घर का रेंट चाहिए। तभी दानवी उसके हाथ देखती है, लेकिन चेज़ी कहता है कि मुझे तुम्हारा हाथ नहीं बल्कि अपना ऋण चाहिए। फिर वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब दानवी राजा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग एक जगह बीच पे पहुँचते हैं जहाँ राजा और दानवी के बीच में एक स्पेशल मूवमेंट होता है। राजा दानवी को किस करता है। किस करते करते राजा उसको हाथ से छोड़ देता है और सीन सीधा फ्यूचर में चला जाता है। वो जैसे ही बाहर आती है वो वही बच्चे को देखती है। वही बच्चा वहीं खड़ा था जो दानवी को दीदी बुलाया करता था। दानवी जल्दी से अपनी क्लास में जाती है तो वो देखती है कि उनका एग्ज़ाम था। जो वो एग्ज़ाम दे के आती है अपने घर में बहुत खुशी से आती है। अपनी मोम को मिलकर बहुत खुश हो जाती है। बाद में पता चलता है उसके डैड वहीं थे जो रानी के डैड थे। अगले सीन में वो अपने फ्रेंड के पास आती है और उसको देख के भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही वो एक कॉमिक देखती है जो राजा के ऊपर बनी थी, वो वैसे ही राजा थे जहाँ दानवी आई थी। उसकी फ्रेंड दानवी को बताती है कि राजा ने 12 रानियां रखी थी और जो उसको पसंद थी वो उसको एक ऑरेंज देते थे। तभी वो दोनों टीवी के उसी सिंगर को देखती है जो बिल्कुल चेजी की तरह दिख रहा था। घर जाते वक्त रास्ते में वो एक गड्ढा देखती है, उस पर अपना पैर रखती है, लेकिन वो फिर टाइम ट्रेवल वाला गड्ढा नहीं होता है। तभी बारिश होने लग जाती है। को उसके पास अम्ब्रेला लेकर आता है। जब वो इधर उधर देखती है तो वो देखती है वो तो बिल्कुल राजा की तरह है। तब पहले वो हम मिल चुके हैं। फ्लैशबैक में सीन हम देखते हैं जब दानवी अपना एग्ज़ाम लिखने जा रही थी तभी उसकी मुलाकात हो चुकी थी बस में। वो कंटिन्यूस दानवी को ही देख रहा था, लेकिन दानवी का सारा ध्यान अपनी बुक की तरफ था। वह हर बार में अपना अम्ब्रेला वहीं भूल जाती और अम्ब्रेला सीधा उसके पास चला जाता। ये यही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।